इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जिन पर आप शायद ही यकीन कर पाएंगे। नंबर 1, ये एक ऐसे वफादार दोस्त की कहानी है जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। आज से तकरीबन 100 साल पहले जापान के टोक्यो शहर में इजेब्रो इनो नाम का एक आदमी रहता था। इजेब्रो टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। एक बार इजेब्रो के स्टूडेंट ने उन्हें एक छोटा सा डॉगी ला के दिया। वो डॉगी इजेब्रो को बहुत पसंद आया और उस डॉगी का नाम हची को रख दिया। जब प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जाते थे तो वो टोक्यो के सुबिया स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे और हसी को भी प्रोफेसर के साथ चलता था और स्टेशन पर छोड़कर वो अपने घर चला जाता। इस तरह काफी दिन निकल गए और अब हची को भी 2 साल का हो चुका था। लेकिन 21 मई 1925 को प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में ही मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे ही शाम हुई, हसी को रेलवे स्टेशन चला गया और इजेब्रो का इंतजार करने लगा। उस बेजुबान को कुछ भी नहीं पता था कि वो जिसका इंतजार कर रहा है अब वो कभी नहीं आ पाएगा। इजेब्रो की मृत्यु के बाद हसीको को इजेब्रो के एक दोस्त को दे दिया। हसीको उस दोस्त के घर ही रहता, लेकिन हर रोज शाम को वो स्टेशन चला आता और प्रोफेसर का इंतजार करता रहता। जब ये कहानी जापान के लोगों को पता चली तो जापान के लोगों ने हसीको को चुकन हसीको कहने लगे। इसका मतलब होता है एक वफादार दोस्त। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस डॉगी ने उस रेलवे स्टेशन पर प्रोफेसर का 9 साल इंतजार किया। स्टेशन पर जो भी ट्रेन आती वो उस ट्रेन को ध्यान से देखता और अपने मालिक को खोजता रहता। लेकिन 9 साल इंतजार करने के बाद हचीको की एक रोड पर मृत्यु हो गई और 2 दोस्तों का इस तरह का मिलन हमेशा के लिए अधूरा रह गया। आज की तारीख में जापान में हचीको के बहुत सारे स्टैचू देखने को मिल जाते हैं। जापान के लोग हचीको को एक हीरो के तौर पर याद करते हैं। नंबर 2, ये घटना वाकई आपको हैरान कर देगी। मई 1901 को फ्रांस के पेरिस शहर में एक वकील रहता था। उसको एक खत मिला। उस खत को एक अनजान आदमी ने लिखा था, लेकिन उस खत में लिखा था कि मैडम मोनियर के घर में कुछ अजीब हो रहा है। मैडम मोनियर पेरिस की एक अमीर औरत थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था मार्शल और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था ब्रांचे। लेकिन ब्रांचे 25 साल पहले गायब हो चुकी थी और उसका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। लेकिन 1901 में जब वकील को यह खत मिला तो वकील ने यह खत पुलिस को दिया और पुलिस तुरंत ही अपनी टीम बनाकर मैडम मोनियर के घर गए। पुलिस ने जब मैडम मोनियर के घर की जांच की तो एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मोनियर के घर में एक कमरा था। उस कमरे से इतनी बदबू आ रही थी कि कोई भी वहां खड़ा नहीं रह पा रहा था। उसके बाद उस कमरे का दरवाजा खोला गया। उस कमरे के अंदर एक बेड पड़ा था और उसके ऊपर लेटी थी मैडम मोनियर की बेटी ब्रांचे और उस समय ब्रांचे का वजन था सिर्फ 27 किलो। पुलिस ये सब देखकर दंग रह गई। एक इतनी अमीर की बेटी आखिर इस हालत में कैसे आ गई। पुलिस ने तुरंत ही ब्रांचे को हॉस्पिटल भेजा और उसका इलाज करवाया गया। ब्रांचे जब ठीक हुई तो उसने अपनी मां का एक ऐसा राज खोला जो सबको हैरान कर देने वाला था। ब्रांचे ने बताया कि 1876 में जब मैं 25 साल की थी तो मैंने एक वकील से प्यार किया था और मैं उस वकील से शादी करना चाहती थी, लेकिन यह मेरी मां को मंजूर नहीं था। और जब मैंने वकील से शादी करने की जिद की तो मेरी मां ने मुझे घर में ही कैद कर दिया। एक ही कमरे में ब्रांचे ने 25 साल बिताए। उसने कभी सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। ब्रांचे ने बताया कि घर का कोई भी सदस्य मेरी मदद नहीं करता था, यहां तक कि सगा भाई मार्शल भी उसे कभी बात नहीं करता। ब्रांचे एक ही कमरे में रहती और सब कुछ उस कमरे में ही होता था। जब इस बात का पता पेरिस शहर में चला तो लोग हैरान रह गए और पेरिस के सभी लोग मैडम मोनियर के खिलाफ हो गए। उसके बाद यह केस कोर्ट में गया और ब्रांचे के भाई मार्शल को 15 साल की जेल हुई। लेकिन मैडम मोनियर को सजा सुना पाते उसे पहले ही मैडम मोनियर को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। ब्रांचे की यह कहानी पूरी दुनिया में फेमस हुई थी
लेकिन उस वकील को जिस आदमी ने खत लिखा था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। कई लोगों का मानना था कि घर में रहने वाले किसी नौकर ने इस खत को लिखा होगा, ब्रांचे की बुरी हालत को देखकर। नंबर 3, 24 सितंबर 1871 को अमेरिका के एक जहाज में आग लग गई। उस जहाज पर बहुत से लोग थे। उसी में से एक आदमी था, रेमन आटा। रेमन अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गया और उसकी जान बच गई। समुद्र में तैरते हुए रेमन ने उस जहाज को देखा जिसके अंदर लोग जल रहे थे और बहुत से लोग डूबकर मारे गए। इस मंजर को देखकर रेमन पूरी तरह डर गया। बाद में रेमन को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अब रेमन समुद्री यात्रा करने से बहुत डरता था क्योंकि रेमन के परिवार के बहुत से सदस्यों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी और बहुत से परिवार के लोग मारे जा चुके थे। इसीलिए रेमन ने सोच लिया कि हमारे परिवार के लिए समुद्री यात्रा ठीक नहीं है। इसके लिए रेमन अर्जेंटीना आ गया और यहाँ पर खेती करने लगा। धीरे धीरे वक्त निकलता गया और अब रेमन 72 साल का हो चुका था और तभी रेमन ने टाइटैनिक के बारे में सुना। रेमन ने सुना कि एक ऐसा जहाज बनाया गया है जो कभी नहीं डूबेगा। ये सुनकर रेमन काफी खुश हुआ क्योंकि वो समुद्री यात्रा करना चाहता था, लेकिन उसके मन में जहाज के डूबने का डर रहता था। लेकिन टाइटैनिक को देखकर रेमन काफी खुश हुआ। उसके बाद रेमन ने अपनी एक टिकट बुक करा दी और 10 अप्रैल 1912 को वो टाइटैनिक पर चढ़ गया। रेमन बहुत खुश था। रेमन ने टाइटैनिक यात्रा करने के दौरान अपने परिवार वालों को एक खत लिखा। उस खत में रेमन ने लिखा कि टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज है और ये कभी नहीं डूबेगा। यदि इस जहाज को कोई डुबाने की कोशिश भी करेगा तो भी ये जहाज नहीं डूबेगा और मैं भी यही चाहता था ताकि मैं समुद्री यात्रा कर सकूं। लेकिन ये खत लिखने के महज 4 दिन बाद 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूब गया और इस घटना में रेमन की मृत्यु हो गई। नंबर 4, यह घटना भी रेमन नामक एक आदमी की है जो आपको हैरान कर देगी। 1967 में रेमन सोसा नाम के इस आदमी का जन्म अमेरिका के ह्यूस्टन में हुआ था। रेमन जब बड़ा हुआ तो वो बॉक्सिंग करने लगा और उसने बहुत सारे पैसे कमाए। उसके बाद 2000 में उसने एक शादी की, लेकिन बहुत जल्द उसका तलाक हो गया। तलाक के बाद रेमन ने एक बॉक्सिंग क्लब खोला। इसी क्लब से एक अजीब घटना शुरू हुई। इस क्लब में एक महिला आती थी जिसका नाम था मारिया। मारिया के 2 बच्चे थे, लेकिन मारिया ने तलाक ले लिया था। उसके बाद मारिया रेमन के करीब आ गई और मारिया ने अपना नाम भी बदलकर लुलू सोसा कर दिया था। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी और दोनों ही उस बॉक्सिंग क्लब को चला रहे थे। लेकिन 2010 आते आते उस क्लब में घाटा होने लगा। मारिया को लगा कि रेमन अपने सारे पैसे गंवा देगा और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मारिया ने रेमन से तलाक लेने का सोचा। जब मारिया तलाक लेने गई तो उसके वकील ने कहा कि यदि आप रेमन से तलाक लेगी तो आपको रेमन की आधी संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन इस बात से मारिया खुश नहीं हुई। वो रेमन की पूरी संपत्ति चाहती थी। उसके बाद मारिया को एक लड़का मिला जिसका नाम था मुंडो। मारिया ने मुंडो से कहा कि तुम मेरे पति का कत्ल कर दो ताकि मेरे पति की पूरी संपत्ति हम दोनों को मिल जाएगी। लेकिन मारिया की यह बात मुंडो को अच्छी नहीं लगी और मुंडो ने यह बात रेमन को बता दी। रेमन को जब यह पता चला कि उसकी पत्नी उसे मरवाना चाहती है तो रेमन पुलिस के पास गया और पुलिस को अपनी सारी बात बताई। पुलिस ने जब रेमन की यह बात सुनी तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि वो मारिया को गिरफ्तार कर सके। लेकिन पुलिस ने एक प्लान बनाया ताकि मारिया को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर सके। उसके बाद मुंडो वापस मारिया के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक आदमी है जो तुम्हारे पति को मार देगा। मुंडो ने जिस आदमी के बारे में बताया था वो एक पुलिस वाला था। उसके बाद वो पुलिस वाला मारिया से मिला और रेमन को मारने के लिए मारिया से $2000 लिया। जिस समय ये दोनों बातें कर रहे थे उस समय उस पुलिस वाले ने मारिया का वीडियो बना लिया
¿Qué pasó, Lulo? Nada, pues nomás ellos, bueno, con lo que usted ofrece, que lo maten, todo está bien. Sí. No, sí, definitivo. O sea, de que se lo echen, que se lo echen. उसके बाद पुलिस वाले ह्यूस्टन के जंगलों में गए। वहां पर रेमन के माथे पर एक नकली गोली मारी और रेमन का एक फोटो खींचकर मारिया को भेज दिया। मारिया को जब पता चला कि उसका पति मारा गया तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन ये पुलिस की एक चाल थी ताकि वो मारिया को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर सके। उसके बाद मारिया को गिरफ्तार किया गया और 2016 में मारिया को 20 साल की जेल हुई। नंबर 5, 19 मई 1975 को रिकी जैक्सन नाम का यह व्यक्ति एक दुकान पर गया। उस समय रिकी की उम्र महज 18 साल थी। रिकी के साथ उस दुकान में एक हेरड नाम का आदमी था। ये दोनों उस दुकान पर सामान ले रहे थे, लेकिन तभी उस दुकान में एक चोर घुसा। उस चोर ने हेरड के ऊपर बंदूक तान दी और सारे पैसे मांगे, लेकिन जब हेरड ने विरोध किया तो उस चोर ने हेरड को गोली मार दी और हेरड की वहीं पर मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर रिकी पूरी तरीके से डर चुका था और वो अपने घर चला आया। इधर पुलिस हेरड की मृत्यु की जांच कर रही थी। तभी पुलिस वालों के पास एक लड़का आया जिसकी उम्र 12 साल थी और उसका नाम था एंडी वेर्नर। एंडी ने पुलिस वालों को कहा कि मैंने चोर को देखा है और मैं उसका चेहरा बना सकता हूं। उसके बाद एंडी ने एक चेहरा बनाया, लेकिन वो चेहरा रिकी जैक्सन जैसा दिखता था। पुलिस को लगा कि रिकी ने ही हेरड को मारा होगा, क्योंकि रिकी भी वहीं पर मौजूद था। उसके बाद पुलिस ने रिकी को गिरफ्तार किया और उसके ऊपर हत्या का केस चला। रिकी अदालत में रोता रहा कि मैंने उसकी हत्या नहीं की है, बल्कि मैं दुकान में सामान लेने गया था और मेरे सामने ही किसी चोर ने उसे गोली मारी थी। लेकिन रिकी जैक्सन के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वो बेगुनाह साबित हो सके। उसके बाद अदालत ने रिकी जैक्सन को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन शायद रिकी की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि 1977 में अमेरिका के ओहायो स्टेट में फांसी पर रोक लग गई और फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। इसीलिए रिकी जैक्सन की भी फांसी टल गई और उसे उम्र कैद की जेल हुई। लेकिन यहाँ पर रिकी को एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने जेल में रहते हुए किताबें पढ़ी और बहुत सारे न्यूज चैनल से खत के द्वारा बातें की। उसके बाद एक न्यूज चैनल ने रिकी जैक्सन के ऊपर एक आर्टिकल छापा। उस आर्टिकल में रिकी जैक्सन की पूरी कहानी थी, लेकिन अब तक रिकी के साथ हुई इस घटना को 39 साल हो चुके थे और जिस 12 साल के लड़के के बयान की वजह से रिकी को जेल हुई थी, वो भी 50 का हो चुका था। लेकिन 2011 में छपे उस आर्टिकल को एडी वेर्नर ने भी पढ़ा। आर्टिकल पढ़कर एडी को यह समझ आया कि मैंने 12 साल की उम्र में एक गलती की थी, क्योंकि एडी ने किसी चोर को नहीं देखा था, बल्कि उसने उस चोर का चेहरा काल्पनिक तरीके से बनाया था और वो काल्पनिक चेहरा रिकी से मिल गया था। उसके बाद एडी रिकी से मिलने जेल में आया और रिकी से माफी मांगी, लेकिन अब रिकी 58 साल का हो चुका था। उसके बाद इस केस को वापस अदालत में लाया गया। एडी ने कहा कि जब मैं 12 साल का था तो पुलिस ने मुझ पर दबाव लगाया था। मैंने रिकी को नहीं देखा कि उसने हेरड की हत्या की, लेकिन पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती बुलवाया। ये बयान जब अदालत में गया तो 39 साल बाद रिकी बेगुनाह साबित हुआ और उसको छोड़ दिया और अदालत ने रिकी को 30 करोड़ रुपए दिए। आज की तारीख में रिकी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।